हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में देख लिया था। सेल्फ इंडक्टेंस को हमने एल से डिनोट किया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने एम से डिनोट किया था। थोड़ी बहुत थ्योरी तो याद होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कपलिंग। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमें दो कॉइल लगते हैं। अब दो कॉइल कितने कपल है उसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, या उसके ऊपर ईएमएफ कितना जनरेट होगा वो डिपेंड करता है। पहला थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि क्या कहता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स इज अ मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीच कॉइल 2 विच इज इन द विसिनिटी ऑफ द कॉइल 1। अब ये क्या कह रहा है सेंटेंस कि अगर हमारे पास दो कॉइल है, एक है कॉइल 1, ये है हमारा कॉइल 1, और यहां है हमारा कॉइल 2। अब देखो कॉइल 1 से जब करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा कॉइल 1 वो किसके तरफ जाएगा? जो भी फ्लक्स रेडी होगा वो फ्लक्स जाएगा टुवर्ड्स कॉइल 2। अब कितना ज्यादा फ्लक्स कॉइल 2 के पास पहुंच रहा है, कितना ज्यादा फ्लक्स या कितना पोर्शन ऑफ कॉइल 2 फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है। छोटा ही पोर्शन कॉइल 2 का इफेक्ट हो रहा है फ्लक्स से, तो कपलिंग वीक है। अगर बहुत बड़ा पोर्शन फ्लक्स इफेक्ट कर रहा है कॉइल 2 का पूरा कॉइल ही अफेक्ट हो रहा है, इतना बड़ा ये फ्लक्स डेवलप कर रहा है, मींस फ्लक्स स्ट्रॉन्ग डेवलप कर रहा है, तो कपलिंग ज्यादा है। तो कितना कॉइल इफेक्ट हो रहा है, कॉइल सेकंड के पास कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कॉइल सेकंड के पास थोड़ा ही पहुंच रहा है या बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर कपलिंग डिपेंड करता है। अगर थोड़ा ही पहुंच रहा है, थोड़ा ही एरिया तक पहुंच रहा है, तो कपलिंग वीक है। बहुत ज्यादा पहुंच रहा है तो कपलिंग स्ट्रॉन्ग है। तो इसे क्या कहते हैं? कपलिंग। सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स इज मेजर द पोर्शन ऑफ फ्लक्स। ये फ्लक्स जनरेट कर रहा है, उसमें से कितना पोर्शन कॉइल 2 के पास रीच हो रहा है जब कॉइल 2 को हम कॉइल 1 के नजदीक या उसके विसिनिटी में रखते हैं तब। तो ये समझ में आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर ग्रेटर होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा फ्लक्स पहुंच रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। सो ग्रेटर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ग्रेटर विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो एम का डेफिनेशन, एल का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, ये समझ में आ गया कंसेप्ट। क्या होता है, जितना कॉइल 1 फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा उसमें से कितना पोर्शन कॉइल 2 के पास पहुंच रहा है। अगर ज्यादा पहुंचा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग, अगर कम पहुंचा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वीक। अब हम इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से, याद रखो कपलिंग कांस्टेंट। तो हमें के की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो, तो उसके लिए हमें एक पोर्शन पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। सो ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1. So where E21 is the induced EMF develop in a coil 2. EMF किस में डेवलप हुआ? coil 2 में, due to portion of flux from coil 1 reach to coil 2. So coil 1 से coil 2 की तरफ फ्लक्स गया और उसकी वजह से coil 2 में क्या प्रोड्यूस हुआ? EMF प्रोड्यूस हुआ। तो जितना फ्लक्स ज्यादा जाएगा उतना EMF ज्यादा, तो जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा उतना EMF ज्यादा। सो यहां क्या लिखा है हमने? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, ईएमएफ 21, ठीक है। बट इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो ये जो भी कॉइल 2 के पास पहुंच रहा है फ्लक्स, कॉइल 1 कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा कॉइल 1 जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो है 5-1। कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है? 5-1। और यहां हमारा कॉइल 2 है। सो कॉइल 2 के पास कितना फ्लक्स पहुंच रहा है? 5-1 में से के 5-1 इतना, मीन्स अगर हाफ फ्लक्स पहुंच रहा है, आधा ही फ्लक्स पहुंच रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा? हाफ।
अगर सारा फ्लक्स पहुंच रहा है तो के का वैल्यू होगा 1। तो ये कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा या कपलिंग पे डिपेंड करेगा, कितना कपल हुआ है। तो अगर आधा फ्लक्स जा रहा है तो के का वैल्यू हाफ होगा, तो हाफ ही फ्लक्स इसके पास पहुंच रहा है। अगर पूरा का पूरा फ्लक्स पहुंच रहा है तो के का वैल्यू 1 होगा। तो ये डिपेंड करेगा के पाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये समझ में आ गया ये वैल्यू हमने के फाई 1 क्यों लिखा। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना फ्लक्स कॉइल 2 के पास पहुंच रहा है। देन बट इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। अब जो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड के फाई 1। के फाई 1 इन दोनों पे प्रोपोर्शनल है, तो के फाई 1 और दोनों पे ये डिपेंड करता है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया, ये कहां तक आ गया। ठीक है, अब नाउ फ्लक्स फाई 1 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स N1। जितने टर्न्स ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, ये तो हमने स्टडी किया है ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी फ्लक्स डिपेंड करता है। तो अब ये वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, तो क्या होगा E21। अब देखो प्रोपोर्शनल है इसलिए हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू बदलता रहेगा। तो ये होगा N2 N1 या फिर यहां आएगा K N1। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, E21 is directly proportional to N1 K N1 N2। ठीक है, तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, कॉइल 1 के नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल 2 के नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर हम सोलोनॉइड के बारे में सोचे, सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड हमने फाइंड आउट किया था। सो सोलेनॉइड के लिए हमने ये कहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। हमें यह पता है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। सोलोनॉइड के लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट किया था, उसमें जो हमें इक्वेशन मिला था उसमें हमने कहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, उसका स्क्वायर। देयरफॉर हम कह सकते हैं N L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अब ये अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि L का अंडर रूट लेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो N1 की जगह आएगा L1 और N2 की जगह आएगा L2। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। सो E21 is directly proportional to K L1 and ये होगा L2, where L1 is the self inductance of coil 1 and L2 is the self inductance of coil 2। तो ये हमें दोनों का वैल्यू मिल गया। कहां से आया ये, बिकॉज N1 N2 ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट L1 एंड अंडर रूट L2। तो यहां से हमने ये वैल्यू पुट कर दिया एंड देयरफॉर अब सारे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट वाला केस भी हम पुट कर देंगे यहां। सो देयरफॉर हमें मिलेगा, इसकी जगह हम m प्लेस कर देंगे। क्या प्लेस कर देंगे, m। सो m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2, क्योंकि EMF को कौन प्रोपोर्शनल है, m। तो ये जो k है दैट इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ और कपलिंग कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसे क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दोनों पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड ये करता है। तो ये समझ में आ गया। अगर k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 1 है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इफ k इज अ लेस देन यूनिटी, तो k के वैल्यू पे अब कपलिंग डिपेंड करेगा। तो कपलिंग समझ में आ गया, कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, एक कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा कॉइल के पास वो कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग। उसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग। ठीक है, अब कपलिंग के 3 केस हमारे पास है, कपलिंग के 3 केस हमारे पास है। तो k का वैल्यू कितना होगा उसके ऊपर कपलिंग डिपेंड करेगा। तो पहला केस, इफ कपलिंग इज लेस देन 0.5,
इफ के इज और ग्रेटर देन, पहला कहते हैं ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, अगर ये 0.5 से ग्रेटर है, के का वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, तो हम कहते हैं टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्स। टू कॉइल्स आर टाइटली कपल मीन्स अच्छी तरीके से कपल हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कॉइल 2 के पास पहुंच रहा है, हाफ से ज्यादा फ्लक्स पहुंच रहा है, मीन्स टाइटली कपल है। ओके, इफ सेकेंड केस, इफ के इज लेस देन 0.5, अगर 0. हाफ से फ्लक्स कम पहुंच रहा है तो हम कहेंगे टू कॉइल्स आर लूजली कपल। तो दो कॉइल हमारे लूजली कपल है, मीन ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लक्स सेकेंड कॉइल के पास नहीं पहुंच रहा है। अगर हम थर्ड केस पे आते हैं, इफ थर्ड केस पे आते हैं, दैट इज L1 इज इक्वल टू L2, तो क्या होगा, L1 और L2 दोनों का वैल्यू हमारा सेम है L, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है L, तो फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर M इज इक्वल टू K L स्क्वायर एंड M इज इक्वल टू KL, M इज इक्वल टू KL। तो अब अगर दोनों कॉइल सेम होंगे तो K अच्छी तरीके से क्या होगा, कपल करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा अगर कपलिंग का वैल्यू 1 होगा, कपलिंग का वैल्यू 1 मीन जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उतना सारा का फ्लक्स, अगर सारा का सारा फ्लक्स अगर इसके पास पहुंच जाएगा तो कपलिंग स्ट्रांग हो जाएगा, एंड M एंड L ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे अगर कपलिंग 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कपलिंग क्या होता है। कपलिंग मीन्स कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, सारा का सारा फ्लक्स पहुंच रहा है तो के का वैल्यू 1, आधा पहुंच रहा है तो ये टाइटली बाउंड है, नियर अबाउट, उससे कम पहुंच रहा है तो लूजली बाउंड है, ज्यादा फ्लक्स पहुंच नहीं रहा। तो इसका यूज हम वेरियस डिवाइस में करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में करते हैं कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, मीन्स अगर हमने एक एपरेटस बना लिया जिसके अंदर कॉइल है, जिसके अंदर कॉइल है और उसको बॉडी दे दी मेटल की, अगर ये मेटल की बॉडी भी कॉइल जैसे काम करेगी तो यहां से ईएमएफ, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, तो हमें शॉक लग सकता है, हमें क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। जैसे आप आयन कर रहे हो, आयन में कॉइल होता है और उसने ईएमएफ प्रोड्यूस किया, उसने क्या प्रोड्यूस किया, ईएमएफ प्रोड्यूस किया, उस ईएमएफ की वजह से, या फिर मोटर वाला ले लो, सारे कंसेप्ट, फैन है, फैन की बॉडी में अगर करंट आ गया तो हमें शॉक लग सकता है। तो यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होना चाहिए फैन के कॉइल में, फैन के अंदर कॉइल होता है ना। तो अगर हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, दूसरे केस में अगर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो एक कॉइल और दूसरे कॉइल में लिंकअप ज्यादा अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो कौन से डिवाइस में ईएमएफ जनरेट नहीं होना चाहिए और कौन से डिवाइस में ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, उसके ऊपर म्यूचुअल ये कपलिंग डिपेंड करता है। तो ये समझ में आया किस तरह से। सपोज हमने फैन बना लिया, फैन के अंदर कॉइल है, मोटर है, मोटर के अंदर कॉइल होता है, फैन के अंदर क्या है, कॉइल है, और उसके साइड में हमने मेटल का बॉडी लगाया, तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर ये फ्लक्स मेटल बॉडी को अफेक्ट करेगा तो मेटल बॉडी में ईएमएफ आ सकता है और हमें शॉक लग सकता है। तो यहां हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये दोनों में क्या होना चाहिए, लूजली कपल होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, लूजली कपल होने चाहिए। वेयर एज ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जहां दोनों कॉइल में एक कॉइल से फ्लक्स दूसरी कॉइल की तरफ जाना चाहिए, पूरा जितना ज्यादा फ्लक्स जाएगा उतना अच्छा ट्रांसफार्मर बनेगा, उतना अच्छा ट्रांसफार्मर बनेगा। तो यहां कपलिंग हमें स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, तो इसी डिवाइस का हम ट्रांसफार्मर का स्टडी करते हैं। तो सेकेंड जो हमारा या लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसफार्मर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है। ओके, सो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये डिपेंड करता है। कौन से प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब देखो आपको डायग्राम दिख रहा है,
आपको एक आयन कोर दिया गया है, आयन कोर के ऊपर दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, तो ये कितना फ्लक्स लिंक करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस होता है, ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को इंक्रीज कर सकता है या ईएमएफ को इंक्रीज कर सकता है, या फिर ईएमएफ को डिक्रीज कर सकता है या करंट को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस है जो ईएमएफ को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, या फिर करंट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, जो कि डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो ये क्या होता है, डिवाइस जो क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट। तो वोल्टेज या करंट को ये चेंज करेगा, बढ़ाएगा या लेस करेगा, डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर के ऊपर। अब देखो ये ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है, इसमें दो कॉइल होते हैं, मैंने पहले ही कहा, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, दोनों के लिए एक ही आयन कोर होता है, दोनों के लिए एक ही आयन कोर होता है। अब इसके वाइंडिंग भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें वाइंडिंग होते हैं, या इसके जो नंबर ऑफ टर्न से अलग अलग हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल को हम एसी सोर्स लगाते हैं, जैसे ही एसी सोर्स लगाएंगे इसमें क्या होगा, करंट कम ज्यादा होगा या ईएमएफ कम ज्यादा होगा, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जो भी फ्लक्स चेंज होगा वो सेकेंडरी कॉइल को लिंक करेगा और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, ओके। तो अब हम इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। लेट फाई फ्लक्स पर यूनिट टर्न, ओके। ये क्या है, फ्लक्स लिंक पर यूनिट टर्न विद अ कॉइल। तो एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स कनेक्ट होता है, फाई, इतना फ्लक्स कनेक्ट होता है, ठीक है। तो N1 और NP बोलते हैं हम प्राइमरी के लिए, NP, ठीक है। NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड NS number of turns in secondary coil। देखो अब प्राइमरी कॉइल को क्या दिया है, एसी करंट, तो करंट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, flux link with the primary coil, flux link with the primary coil, flux link with प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स होगा, 5p, 5p। देखो अब एक टन के साथ फाई इतना फ्लक्स होता है, 2 टन के साथ 2 3 टन के साथ 3 4 टन के साथ 4 इंटू 5। तो ऐसे कितने टन से प्राइमरी में, NP, तो फ्लक्स कितना होगा, NP 5, NP 5। सिमिलरली फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, एक टन के साथ उसे हम कहेंगे 5s, एक टन के साथ 5 इतना फ्लक्स होता है, तो NS टन के साथ होगा N इतना फ्लक्स होगा, ठीक है। अब ये फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो चेंज इन अ फ्लक्स प्रोड्यूस ईएमएफ, चेंज इन अ फ्लक्स प्रोड्यूस ईएमएफ। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला है, देयरफॉर ईएमएफ इन कॉइल्स गिवन बाय, ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, माइनस d5p बाय dt, दैट इज माइनस d बाय dt। 5p का वैल्यू कितना है, NP5, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस NP कॉमन
डी फाई डी टी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ निकाले, ई एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एन एस फाई। अब इसमें से एन एस बाहर आ जाएगा, डी फाई बाय डी टी। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो सेकेंडरी ई एस डिवाइडेड बाय ई पी, पहले सेकेंड वाला इक्वेशन माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी। तो ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस साइन कट। सो रिमेनिंग क्या होगा हमारा, देयरफॉर ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। इसे कहा जाता है टर्न्स रेशो। इसे क्या कहा जाता है, टर्न्स रेशो और ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, टर्न्स रेशो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। फॉर अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसे कहा जाता है, या आइडियल डिवाइस जितना पावर हम उसको देंगे उतना पावर वापस आउटपुट में मिलेगा। ओके, सो इनपुट पावर इज इक्वल टू, जिसमें क्या होगा, इनपुट पावर हम जितना दे रहे हैं उतना ही हमें अगर आउटपुट पावर मिले तो उसे हम कहेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है, किसी भी सर्किट के लिए पावर क्या होता है, करंट इंटू ईएमएफ या करंट इंटू वोल्टेज। तो प्राइमरी के लिए, इनपुट के लिए प्राइमरी कॉइल है तो आईपी इंटू ईपी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई एस। करंट इन अ प्राइमरी कॉइल टू द ईएमएफ इन अ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल इंटू ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। सो ई एस यहां चला जाएगा, ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस। अब दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस। करंट उल्टा हो जाएगा, एस की जगह पी आएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या हमें इंड्यूस कर रहा है, ये हमें दे रहा है ईएमएफ या वोल्टेज, ये हमें दे रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, ये बोल रहा है करंट। ओके, अब इस हिसाब से हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं, दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। तो केस 1 देखो, when number of turns in secondary coil is greater than number of turns in a primary coil। तो अब हमारे पास ये आयन कोर है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है तो ईएस का वैल्यू ज्यादा होगा, ईएस का वैल्यू ज्यादा होगा और ईपी का वैल्यू कम होगा। सो वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा। और करंट के बारे में सोचेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो करंट प्राइमरी का ज्यादा होगा और सेकेंडरी का करंट कम होगा, उल्टा होगा आईएस और आईपी। सो करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, कम होगा लेकिन वोल्टेज ज्यादा होगा। ओके, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज more than secondary coil और इसी को कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसे क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
जिसमें ईएमएफ बढ़ता है और करंट कम होता है, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसे क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड केस, केस 2, अब नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो अब हमारे प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम है। प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स है और सेकेंडरी में कम है। उस केस में क्या होगा? अब देखो, प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा है तो ईपी ग्रेटर होगा और ईएस लेस होगा, और करंट, ईपी ग्रेटर है तो आईएस करंट ज्यादा होगा। सो आईएस करंट ज्यादा है और आईपी करंट कम है। सो करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन द प्राइमरी कॉइल। करंट इन अ, या फिर हम ऐसा लिखेंगे, करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन करंट इन प्राइमरी कॉइल is less than secondary coil। तो इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो जिसमें ईएमएफ सेकेंडरी का कम होता है और करंट बढ़ता है, उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो कुछ डिवाइस को करंट ज्यादा चाहिए होता है, वोल्टेज कम चाहिए होता है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और किसी को वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है और करंट कम चाहिए होता है, वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है और करंट कम चाहिए होता है, उस केस में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये दो केसेस है। तो यहां हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर लाइक पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ओके, अभी के लिए बाय बाय।